हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेके आ गए एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हमारा उसका पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम सीखने आ रहे हैं फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। तो फ्रेंड्स, आपको ऊपर से बता दूं कि चैप्टर का सार क्या है। देखो, चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा, किस तरह से करंट कैरिंग कॉइल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट कैरिंग कॉइल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, सब कुछ जितना कुछ है हम चैप्टर नंबर 4 में निकाल चुके हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट थे फैराडे ने, उन्होंने सोचा क्या इसका उल्टा पॉसिबल है क्या, कि मीन्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, उसके अंदर हम कुछ चेंज करके किसी भी कॉइल के अंदर हम क्या करंट ला सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो उसी कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 6 में। तो उसका हमारा पहला लेक्चर है फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। क्या होता है पूरा डिटेल फील्ड अंडरस्टैंडिंग हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ, कॉन्सेप्ट लिखा हो तो उसको नोट कर लेना और क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई कर लेना। तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक साइंटिस्ट जिनका नेम था फैराडेज। तो फैराडे ने क्या सोचा उसको मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो, चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास अगर करंट कैरिंग कॉइल हो, हमने देखा कि हमारे पास इस तरह से अगर सर्कुलर कॉइल हो, मान लो इस तरह से सर्कुलर कॉइल हो, तो अपने आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ठीक है, अगर इसके अंदर करंट हो, तो अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या कोई भी कॉइल हो जो अपने आसपास क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन हमने निकालना सीखा है राइट हैंड थंब रूल से। हम फिंगर कल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब जहाँ पॉइंट कर रहा है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड की तरफ पॉइंट कर रही है। मान लो कुछ इस तरह से अगर हमारे पास कॉइल हो जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, हम कॉइल के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे और जहाँ पे अपना थंब पॉइंट करेगा, देखो जहाँ पे अपना थंब पॉइंट करेगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल। तो ऐसे डिफरेंट कॉइल के केस में अगर उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो तो हमने मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना सीख लिया है। लेकिन फैराडेज थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम करंट कैरिंग कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना ले। उल्टा पॉसिबल हो सकता है क्या, कि अगर करंट कैरिंग कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ चेंज करने से क्या करंट बन सकता है। तो इसी कहानी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, शोध किए और भी बहुत सारी वेरिएशन कहानी हुई और उन्होंने अपने लॉज दिए, फैराडेज लॉ, वो सब लॉ। तो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं। किसी भी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करते हैं, एकदम जादू की तरह इंड्यूस कर देंगे। ना ही उसके अंदर कोई बैटरी लगेगी, ना ही उसके अंदर कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा होगा जो उसके अंदर करंट प्रोवाइड कर रहा होगा। हम नॉर्मली एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखेंगे और कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, ऐसा कुछ और भी वेज होते हैं चेंज करने के। तो हम डिफरेंट तरह के चेंज करके किसी भी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस कर देंगे। कितनी बड़ी बात है ये, सोचो आप अपने आप से सोचो कितनी बड़ी बात है। पहले हमको बहुत बड़ी बड़ी बैटरी लगती थी, ट्रांसफार्मर, अलग अलग चीज़ लगती थी हमको करंट प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली, तब घर में पंखे उनके चलते थे। लेकिन ये कहानी कितनी सिंपल है। आप सिंपल किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो और किसी भी तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहो और अपने आसपास करंट बनाते रहो। जब ये डिस्कवरी हुआ था ना तो हलचल मच गई थी अचानक से कि ये क्या हो रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से करंट कैसे बन सकता है। तो उसी पूरे फिनोमिना को हम देखने वाले हैं। लेकिन उसको देखने से पहले हम एक टॉपिक समझते हैं जो कि होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा होगा ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। इसको आपको ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं होगी अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते होगे। तो मान लो हमारे पास एक इस तरह का सरफेस है। ठीक है, सरफेस है, आपको पता होगा सरफेस ये है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। ये सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है, मीन्स एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो हमको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BA cos थीटा। BA cos थीटा डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल से फॉर्मूला आया है। कैसे आया है, उन्होंने साइंटिस्ट लोग ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम मान लो हमारे पास कोई एक सरफेस है इस तरह से,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले उसका डेफिनेशन समझ लो क्या होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। हमारे पास कोई भी सरफेस हो, उस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सरफेस के परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। जैसे यहाँ पे 4 पास कर रही हैं तो हमारे फ्लक्स की वैल्यू आएगी 4। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वही होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। चाहे आप यहाँ पे लिख भी लो डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन अगर लिख दूं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 2 मिनट इसका कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका जो है टॉपिक आने वाला है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो उसका हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया था, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आया था बी ए कॉस थीटा। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया था, ई ए कॉस थीटा, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो बी ए कॉस थीटा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, देखो इसका फॉर्मूला कैसे आया। तो साइंटिफिक लोगों ने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, देखो मान लो हमारे पास एक सरफेस हो, देखो ये सरफेस है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है जिसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये सरफेस की अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाता हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी की वैल्यू जो है बढ़ा रहा हूँ, तो उतने ही सरफेस में से अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि उतने ही सरफेस में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, ज़्यादा उतने ही सरफेस, ये सरफेस का एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, तो सेम सरफेस में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। सिंपल सी बात है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग जो कि होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो जो है इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने देखा कि अगर हम देखो एरिया बढ़ा दें, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कांस्टेंट रखो, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कांस्टेंट रखता हूँ इतना, और पहले मैंने इतना एरिया लिया तो सिर्फ 2 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, लेकिन अगर मैं एरिया बढ़ा दूं उसका तो डेफिनेटली उतने में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी। उसके ऊपर से इन्होंने लिखा कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। और तीसरी बात मैंने बोला है कि जो एरिया वेक्टर होना चाहिए वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ पर ये है मेरा एरिया वेक्टर, और मान लेते हैं कि ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ऐसा एरिया वेक्टर लेंगे, या तो ऐसा, देखो इन दोनों बीच में एंगल जो है वो थीटा है, मान लेते हैं थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा कंपोनेंट लेंगे जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट लेंगे ना, ये वाला हम लोग ये कंपोनेंट लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाए। और सीधी सी बात है समझने वाली, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये सरफेस है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा वही तो इसको चीरता हुआ जाएगा, ऐसे चीर देगा इसको। अगर जो इसके पैरेलल हो जाएगा सरफेस के, तो ये तो इसको टच करके निकल जाएगा। तो जो टच करके निकलता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करता। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लेंगे तो बी कॉस थीटा आ जाता है। इसे तीनों टर्म को मिला के हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है वो आता है बी ए कॉस थीटा। इसका यही प्रूफ होता है, इसका ज़्यादा कुछ प्रूफ हम समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो। और दूसरी बात कि ये फ्लक्स का जो यूनिट होता है इसको हम लिखते हैं वेबर, फ्लक्स का यूनिट होता है उसको हम लिखते हैं वेबर। इसलिए कभी कभार अपने बुक में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक और यूनिट देखा होगा आपने, वेबर पर मीटर स्क्वायर, आपने मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट देखा होगा ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इस पर से ही आता है वो, क्योंकि बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ जाती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अब अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अब हम सीखते हैं कि फैराडे ने किस तरह से लॉ दिया, किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम करंट को इंड्यूस कराएंगे सर्किट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैराडेस लॉ, ये लेंस लॉ को हम बाद में समझेंगे। तो हम समझते हैं कि फैराडेस साहब ने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन है, मीन्स अंदर की तरफ है वो, मतलब ऐसा कुछ अंदर की तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी है बी, और हम यहाँ पर एक कॉइल ला रहे हैं। कॉइल कौन सा कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल, एक कंडक्टिंग कॉइल।
तो हम कंडक्टिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके गए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल केस कुछ हुआ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग कॉइल को लेके गए। लेकिन जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया, मीन्स इसकी इंटेंसिटी जो है वेरिएबल कर दी, तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कॉइल है ना, देखो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है ये कॉइल सिंगल ऐसा कॉइल है, किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। ये कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो गया, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट इज इंड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ, इंड्यूस का मतलब कि बनना शुरू हो गया अपने आप से, कहीं से कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है इसको करंट दे रहा है, करंट इज इंड्यूस्ड मतलब अपने आप बन गया इन कॉइल। यार कितनी अच्छी बात है यार, हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना शुरू किया, फैराडे साहब ने ऑब्जर्व किया कि कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस कर गया, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन क्या है वो तो हम सीखेंगे आगे लेंस लॉ में, लेकिन आप समझ लो कि इसके अंदर एक करंट इंड्यूस कर गया जो कि आई, डायरेक्शन मैंने अभी आर्बिट्रली ड्रॉ कर दिया है ऐसे, हम आगे लेंस लॉ है उसके अंदर डायरेक्शन सीखने वाले हैं। तो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो पहली बात उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। और दूसरी बात उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मान लो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, इस बार क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, और हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल का एरिया चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल का एरिया चेंज कर रहे हैं। मान लो एक कॉइल जो है पहले बड़ा हो रहा है, बाद में धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, कॉइल बड़ा हो रहा है, बाद में धीरे धीरे क्या है कि इसे छोटा छोटा होता जा रहा है, ठीक है, छोटा या बड़ा कुछ भी हो जाए तो जो है कॉइल जो है धीरे धीरे बड़ा या छोटा हो जा रहा है। तो उस केस में भी क्या हुआ, इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, इस बार ये कॉइल का एरिया चेंज हुआ, तभी भी क्या हुआ इसके अंदर कि करंट इंड्यूस हुआ, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो दूसरी बात उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हम कॉइल का जब एरिया भी चेंज कर रहे हैं ना, उससे भी ये कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है। करंट तब आता है जब ईएमएफ आता है, तो ईएमएफ और करंट दोनों इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आता है तभी तो करंट आता है। तो यहाँ पे पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके बाद जो है अगर कॉइल क्लोज्ड हो रही है तो वो करंट भी इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, क्या इंड्यूस हो रहा है, करंट, ठीक है। करंट का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, अभी हम देखने वाले हैं। मान लो छोटा छोटा ऐसे होते जा रहा है तो यहाँ पर कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हुआ। अब तीसरा केस देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं हम, इसको रोटेट कर रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं हम, इसको रोटेट कर रहे हैं। मान लो ओमेगा से रोटेट कर, या तो बोलो इसको किसी स्पीड से हम रोटेट कर रहे हैं, मतलब एक कॉइल को जो है इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखोगे आप, मान लो अभी देखो ये कॉइल का एरिया वेक्टर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो कॉइल का एरिया वेक्टर अभी ऐसे है, तो जैसे जैसे आप कॉइल को रोटेट करोगे वैसे वैसे कॉइल का एरिया वेक्टर चेंज करता जाएगा। देखो मान लो अभी इनिशियली एरिया वेक्टर कॉइल का ऐसे है, तो कॉइल को रोटेट करोगे तो एरिया वेक्टर चेंज करता जाएगा ना, पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स ही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है। देखो मैग्नेटिक फील्ड और अभी एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, धीरे धीरे एरिया वेक्टर चेंज करता जाएगा तो कुछ ना कुछ एंगल डेवलप हो जाएगा। तो उसके वजह से भी उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर देखो, उसके वजह से भी क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर करंट इंड्यूस हुआ कॉइल में, करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल। हम क्या चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, थीटा इज चेंज, मतलब जो है इसका एंगल चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज हो रहा है। तो उसके ऊपर से भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, या तो आप बोल दो कि कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, अगर कॉइल क्लोज है तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे फैराडे ने 3 ऑब्जर्वेशन किया, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करो, या तो आप एरिया चेंज कर दो, या तो आप इसके अंदर से करंट चेंज करो, ये मतलब या तो आप इसके अंदर से आप थीटा चेंज करो, थीटा। तो तीनों चीज़ के चेंजेस होने से यहाँ पर कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। क्या बात है, वाह क्या बात है, ठीक है। कि हम सिर्फ एरिया चेंज करने, कॉइल का सिर्फ एरिया चेंज करते जाओ, या तो कॉइल के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते जाओ, उसके वजह से कॉइल के अंदर ईएमएफ डेवलप हो रहा है। कितनी अच्छी बात, कितना ग्रेट मतलब डिस्कवरी उन्होंने उस समय किया था, बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई थी उस समय की बात है ये।
तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं कि करंट इज इंड्यूस्ड, करंट या तो आप बोल दो ईएमएफ जो कि होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी का ईएमएफ, ठीक है। तो या तो ईएमएफ करंट या ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन देयर इज चेंज इन, ठीक है, चेंज वर्ड पे मार्क कर लो, चेंज वर्ड को 5 स्टार पॉइंट दे दो। चेंज याद रखना, बहुत से बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है कि हाँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। नहीं बाबा, चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कितना जल्दी, जितने जल्दी आप मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चेंज करते जाओगे उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को, किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे करंट ईएमएफ कब कब इंड्यूस हो रहा है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या तो आप बोल दो कि एरिया ऑफ कॉइल, या तो आप बोल दो कि थीटा ऑफ द कॉइल। थीटा मतलब कि कॉइल का एरिया वेक्टर के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। तो हम ये 3 क्वांटिटीज को चेंज कर रहे हैं तब कब कॉइल के अंदर ईएमएफ बोल रहे हैं। तो ये तीनों क्वांटिटी को कंबाइन करके अभी हमने सीखा है जो कि होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो तीनों क्वांटिटी को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल। कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। तो डेफिनेटली अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, एरिया चेंज होगा तभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और थीटा चेंज होगा मीन्स उसके बीच में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज होगा तभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो ओवरऑल कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं कि जब जब कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज करेगा, जब जब कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज करेगा तब तब कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। वाह वाह, जब तक कॉइल के अंदर करंट, जब तक कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तब तक कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। और अगर कॉइल क्लोज लूप बना रही है तो जो है करंट भी इंड्यूस होगा। करंट का डायरेक्शन वगैरह सब कुछ निकालने के हम लेंज लॉ से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हम अब फैराडेस का लॉ लिखते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है, उनका फर्स्ट लॉ है। फैराडे साहब ने 2 लॉ दिए थे, तो उन्होंने जो फर्स्ट लॉ दिया है उसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं। इसी के ऊपर पूरा स्टेटमेंट है। आप जो समझने की कोशिश करो कितना ग्रेट डिस्कवरी किया है उन्होंने उस जमाने में, जब बैटरी कितनी महंगी थी उस समय, तब उन्होंने ये इन्वेंशन करके दिखा दिया। पूरी दुनिया एक समय भौचक्का रह गई थी। तो लिखते हैं, देखो फैराडेस फर्स्ट लॉ। लिखो यहां पर, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया या थीटा एंगल कुछ भी चेंज करके। तो जब जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स inside the conductor whenever there is a change in flux, magnetic flux inside the conductor, EMF is induced। EMF is induced मतलब क्या होता है कि अपने आप बन गया हो। EMF induced in the coil of conductor and if the circuit is closed, या तो ऐसे लिखो, and if the coil is closed, and if the coil is closed, then current is induced in it। अरे सिंपल सी बात है यार, कॉइल क्लोज होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा उसके अंदर। अगर कॉइल ओपन रहेगा तो करंट फ्लो करता है क्या? अगर आप वायर जोड़ोगे ही नहीं तो करंट कैसे फ्लो करेगा यार? तो जो है कॉइल को हमेशा क्लोज होना जरूरी है, सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। तो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल
तो ये फैराडे साहब का पहला स्टेटमेंट था कि भाई जब जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे जो कि कंडक्टर से लिंक है, तो जब जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, तब तब कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होगा कि ईएमएफ जो है कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा। और अगर कॉइल जो है क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर जो है करंट कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा। ये पहला लॉ उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था। ठीक है, तो इसी लॉ को हम देखने वाले किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से हम कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इनका ये पहला लॉ था। और दूसरी बात, अगर हमारे पास एक कॉइल हो, मान लो हमारे पास ये कॉइल है अगर, ठीक है, कॉइल हो, अगर यहाँ पे, चलो यहाँ पे एक मैग्नेट ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये मैग्नेट है जो कि इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और जो है साउथ पोल में इस तरह से एंटर करती हैं। ठीक है, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मान लो अभी मैग्नेट जो है कोई दूर पर है। ठीक है, मान लो मैग्नेट अभी इतना दूर पर है और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को नज़दीक लेके आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को नज़दीक लेके आ रहे हैं। तो सोचो आप, जैसे आप मैग्नेट को नज़दीक लेके आओगे, पहले मान लो इसके अंदर से सिर्फ इतने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, पहले मान लो इसके अंदर से सिर्फ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नेट को नज़दीक ले आओगे, मान लो एक समय मैग्नेट यहाँ पे आ गया, तो ये सारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रहे थे वो भी कॉइल के अंदर से पास करेंगे। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हो आप, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो। पहले इसके अंदर से कम फील्ड लाइन पास कर रहे थे, जैसे जैसे आप आगे लाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज कर गया। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स में भी चेंज हो गया। और फ्लक्स में चेंज हुआ तो ये कॉइल के अंदर डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा। और बिकॉज ये कॉइल क्लोज्ड है तो अपने आसपास ये करंट बनाएगा। अपने आसपास क्या बनाएगा, ये करंट। अब इसका डायरेक्शन मैंने ऐसे ही असाइन कर दिया है। अभी लेंस लॉ से हम डायरेक्शन सीखने वाले हैं। तो दूसरा, कॉइल और कंडक्टर केस में क्या होता है कि मैग्नेट को आप आगे पीछे करोगे ना तो उसकी वजह से भी करंट इंड्यूस होता है। मान लो आप मैग्नेट को पीछे ले जाओ, मान लो आप मैग्नेट को पीछे ले जा रहे हो, तो पीछे ले जाओगे मैग्नेट के अंदर ना, तो कॉइल के अंदर क्या हुआ, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा थी, जैसे जैसे आप पीछे ले जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती जाएंगी। तो इस केस में भी इंड्यूस होगा। हमको तो चेंज चाहिए, भले कम हो या ज़्यादा हो, हमको तो चेंज से मतलब है। जब तक चेंज होता रहेगा तब तक जो है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। अगर एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं कर रही हैं तो ये यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तब यहाँ पे करंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो फैराडे साहब को दूसरा स्टेटमेंट क्या है उसको लिखते हैं। अब इसी को समझते हुए हम उसका दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को आप नोट कर लेना। whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion between coil and the magnet, between coil and magnet, अभी हम कॉइल एंड मैग्नेट की बात कर रहे हैं। तो जब जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, अच्छा यहाँ पर मैं रिलेटिव वर्ड क्यों लिखा आपको समझ पड़ रहा है। रिलेटिव मतलब कि जैसे इस पर्सपेक्टिव से, जैसे मान लो हमारे पास ये कॉइल है, मान लो हमारे पास ये मैग्नेट है, अगर दोनों एक ही स्पीड से मूव करेंगे तो उनके बीच में तो फ्लक्स चेंज ही नहीं करेगा ना यार। जैसे मान लो इसके अंदर 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, अब मैं दोनों को एक साथ मूव कर रहा हूँ, देखो दोनों को एक साथ मूव कर रहा हूँ, तो अभी भी 4 ही पास करेंगी। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव करना चाहिए। भले चाहे दोनों मूव कर रहे हैं इस तरफ, लेकिन एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव करता हुआ दिखना चाहिए। इन दोनों को क्या दिखेगा, जैसे मान लो आप एक ट्रेन में हो, ठीक है, अब दूसरा वाला बाजू वाले ट्रेन में है, अब दोनों ट्रेन सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रही है मान लो, तो आप अगर अंदर से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो दूसरा वाले डब्बे में जो आदमी बैठा है वो चल ही नहीं रहा है। तो वो क्या है, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है। ठीक है, 2 डब्बे के आदमी बीच में क्या है कि रिलेटिव मोशन जीरो है। लेकिन मान लो कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एग्जाम्पल, तो आपको क्या लगेगा, कोई और फास्ट निकल गया वो, तो उनमें रिलेटिव मोशन आ गया। तो रिलेटिव मोशन जरूरी है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव करना चाहिए, तभी जो है कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज ही नहीं करेगा, दोनों को साथ में मूव करेंगे तो।
ओके, या दोनों को साथ में आगे ले जाएंगे, दोनों को साथ में पीछे ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ड रिलेटिव मोशन। दोनों की स्पीड अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। सेम स्पीड हो गई सेम डायरेक्शन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि सेम स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ईएमएफ इज, ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उसके बाद वही सेम लाइन, एंड when coil is closed, current is induced in the coil। तो उनका दूसरा लॉ नहीं है, सिर्फ एक ही लॉ को समझने का दूसरा स्टेटमेंट है। ये जो है ये फराडे का फर्स्ट ही लॉ है। ये जो है क्या बोलते हैं मैग्नेट और कॉइल के लिए है, और ये जो है मतलब नॉर्मली जो कॉइल के केसेस होते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करती होती है तो उसके लिए ये लॉ है, ठीक है। तो ये फराडे का फर्स्ट लॉ है। अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से चेंज होंगी, ठीक है। चेंज होना जरूरी है, चेंज वर्ड पे आप फोकस कर लो। यहाँ पे आप चेंज वर्ड लिख के उसको आप 5 स्टार पॉइंट लगा दो। चेंज होना बहुत जरूरी है, चेंज। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो कम हो उससे हमको कोई फर्क नहीं है, चेंज होना बहुत जरूरी है। तो जब जब चेंज होगा तब तब उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसी लॉ को हम एक बार वर्ड फॉर्म में देखते हैं और बाद में उसका हम डायरेक्शन निकालना सीखते हैं, किस तरह से डायरेक्शन निकाला जाता है उसके अंदर। तो अब हम लिखते हैं फैराडेस का सेकेंड लॉ। तो अब यहां पर हम लिखते हैं फैराडेस सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ उसी फॉर्म को जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसको हम वर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। यहां पर देखो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या तो करंट बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट is directly proportional to the rate of change of क्या, rate of change of magnetic flux in the coil of conductor, नॉन कंडक्टर होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, कंडक्टर होना चाहिए, ओके। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कंडक्टर। मतलब वही सेम मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, मान लो हमारे पास एक कॉइल है मैग्नेट है। अब देखो मैग्नेट कॉइल के धीरे धीरे पास आ रहा है, धीरे धीरे पास आ रहा है तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना वो कम होगा। लेकिन मान लो इसको मैं जल्दी जल्दी इसको इस तरह से नज़दीक धीमे कर रहा हूँ, इससे फटाफट कर रहा हूँ, एकदम फास्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड ज़्यादा होगा। कितना रेट से पास आ रहा है, कितना ज़्यादा वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, बोल रहा हूँ कितना जल्दी पास आ रहा है। देखो पास जल्दी अभी धीरे धीरे ईएमएफ कम इंड्यूस और फास्ट, ईएमएफ और ज़्यादा इंड्यूस्ड हुआ और फास्ट, ईएमएफ और ज़्यादा इंड्यूस्ड हुआ और फास्ट, ईएमएफ और ज़्यादा इंड्यूस्ड हुआ। तो कितने रेट से, रेट क्या होता है कितना जल्दी, कितना रेट से, कितने स्पीड से चेंज हो रहा है उसके अंदर, चेंज कितने स्पीड से चेंज हो रहा है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि कॉइल का ईएमएफ क्या होगा। तो ईएमएफ को हम ई से डिफाइन करते हैं, ईएमएफ को हम स्मॉल ई से डिफाइन करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया है वो मैं आगे बताने वाला हूँ, वो डायरेक्शन की वजह से होता है। तो मैं लेंस लॉ में सिखाऊंगा कि यहाँ पर माइनस का टर्म क्यों आया है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप एकदम परफेक्टली नोट कर लो। कॉइल के अंदर एन टर्न्स हो तो यहाँ पे एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। कॉइल के अंदर एन टर्न्स हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन एन टर्न्स इन कॉइल,
तो भाई हर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो एन टर्न्स होंगे तो कॉइल का जो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड एरिया और थीटा किसी में भी चेंज होगा उससे क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तक जो है कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कॉइल अगर क्लोज्ड होगा तो जो करंट भी प्रोड्यूस होगा उसके अंदर। करंट का ही फॉर्मूला होता है, देखो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखो E इक्वल टू लिख सकते हैं ना I इंटू आर, तो करंट की जगह पर E अपॉन आर लिख सकता हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, E की जगह पर I इंटू आर लिख सकता हूँ ना, E की जगह पर लिख सकता हूँ I इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो जो है यहाँ पर, अच्छा मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी, तो सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड का टर्म रखो, माइनस प्लस का साइन हम आगे देख लेंगे, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो यहाँ पे इस तरह से। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, माइनस वाला मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, आई आर इक्वल टू हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, और अगर मैं करंट की वैल्यू चाहूँ तो हो जाएगा डी फाई बाई डी टी इंटू हो जाएगा 1/r। तो यहाँ पे अगर करंट आएगा तो वो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा कि कॉइल का नेचर क्या है। ठीक है, देखो करंट जो है रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है कि कॉइल का कितना रेजिस्टेंस है, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कॉइल का उतना कम करंट इंड्यूस होगा। लेकिन ईएमएफ के केस में ऐसा नहीं है, ईएमएफ जो है कॉइल के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, कॉइल का नेचर कैसा है, कॉइल क्लोज्ड है कि नहीं। मतलब ईएमएफ जो होगा, अगर ओपन कॉइल होगा ना, अगर मान लो ओपन कॉइल है हमारे पास इस तरह से, क्लोज नहीं है, तो भी कॉइल के अंदर ईएमएफ तो डेवलप होगा ही। लेकिन अगर कॉइल क्लोज्ड है तो ईएमएफ और करंट दोनों इंड्यूस होगा। ओपन देखो ईएमएफ जो है रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ईएमएफ जो है रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कॉइल के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पर लिख लो एक पॉइंट, ईएमएफ डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉइल। मतलब कोई भी कॉइल का शेप हो, कैसा भी साइज हो, क्लोज्ड हो, ओपन हो, तो जो है ईएमएफ उसके अंदर जो है डेवलप होगा ही। ठीक है, एंड करंट डिपेंड नेचर ऑफ द कॉइल मतलब शेप साइज। अरे आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, लेकिन तो भी आपको नोट करने के लिए लिखना हो तो लिख दो, करंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉइल। कॉइल का किस तरह से नेचर है, कॉइल किस तरह से एक्ट, मतलब कॉइल का शेप कैसा है, कॉइल का साइज कैसा है, उसी हिसाब से करंट उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कॉइल जो है रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ना, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, किस तरह का कॉइल का लेंथ है, किस तरह का एरिया है, सब पे डिपेंड करता है ये। लेकिन जो ईएमएफ है ना, वो जो है कॉइल के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। ओके, इसको यहाँ से अब मैं रफ करके, अब जो है हम देखते हैं किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। उसके डिफरेंट केसेस देखेंगे, और हम अब सीखने वाले हैं लेंज लॉ। तो अब हम करते हैं अपना लेंज लॉ। तो यहां पर टॉपिक डालो लेंज लॉ। लेंज लॉ से हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या तो आप करंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। तो उसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं लेंज लॉ की मदद से। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, माइनस डी फाई बाई डी टी आता है। अब डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं, तो देखो ध्यान से, फिर से हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं जो कि अंदर की तरफ है। पहले एक मिनट इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका, डायरेक्शन ऑफ लेंज लॉ क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, देखो सीट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट इज सच दैट इट विल
oppose, it will always oppose the cause which has produced it। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लेंस लॉ ने हमको दिया है कि बोला है कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का ऐसा डायरेक्शन होगा कि जिस करंट से वो बना है, देखो द डायरेक्शन इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस्ड इट, मतलब वो जिससे बना है उसको ही वो अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझाएंगे लेकिन ऊपर से समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल, अगर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से बना है, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से बना है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहले का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा। ठीक है, उसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है समय के साथ। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इक्वेशन में लिख सकते हो, जैसे कि इंक्रीजिंग होगा तो b इक्वल टू 2t, b इक्वल टू 2/t, इस तरह से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इक्वेशन लिखते हैं। या तो b इक्वल टू 2/t लिख दूँ तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब समय के साथ डिक्रीज कर रहा है और इसमें समय के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो कभी इक्वेशन फॉर्मेट में दे वो तो आप कर सकते हो, लेकिन समझो कि मान लो यहाँ पर दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज कर रही है और यहाँ पर एक मैं कॉइल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से क्या होगा कि फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, फ्लक्स बी ए कॉस थीटा होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और जब फ्लक्स में चेंज इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो ईएमएफ जो यहाँ पे इंड्यूस होगा, फ्लक्स जब भी चेंज होगा तभी भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी, ईएमएफ या तो ऐसे लिख दो ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड। अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे बनेगा, करंट इंड्यूस हुआ यहाँ पर, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा? स्टेटमेंट सुनो फिर से, क्या लिखा है? इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने का कॉज क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना यहाँ पे कॉज है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तभी यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बना। तो हम करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा लेंगे कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, या तो इंक्रीज यहाँ तो डिक्रीज करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर लिखो, मैं लिखूंगा इंड्यूस्ड करंट विल try to decrease the existing magnetic field. The induced current will try to decrease the existing मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से मैग्नेटिक फील्ड जो बी है जो कि अंदर की तरफ है, तो इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसा बनेगा इस कॉइल के अंदर जो कि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करे। तो डिक्रीज कैसे करेगा? हम इंड्यूस्ड करंट जो है कुछ इसके अपोजिट, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन बन जाए तो उसको अपोज कर देगा। तो हमको अपोजिट डायरेक्शन बनाना है यहाँ पर। देखो, तो अंदर की तरफ है तो हमको बाहर की तरफ बनाना है, तो हम बाहर की तरफ कैसे बनाएंगे? बाहर की तरफ हम रख के देखो यहाँ पे, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा मेरा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आई, जो कि है क्लॉकवाइज, जो कि है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज, बाकी अलग अलग केस करने वाले हैं। तो इस केस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो इंक्रीज हो रहा था, तो हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हमको पता है ना, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी और एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे और यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज कर जाएगी। ये इसका काम है, जो हो रहा है उसको अपोज करो, जो हो रहा है उसको अपोज करो। इसका स्टेटमेंट है आई हेट चेंज, इसका एक स्टेटमेंट है आई हेट चेंज। भाई हमको लाइफ में चेंज नहीं पसंद है, जैसा उसको चलने दो। अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे मैं उसको हमेशा अपोज करूंगा।
अगर आप बढ़ाओगे तो मैं इसको घटाऊंगा, अगर आप घटाओगे तो मैं इसको बढ़ाऊंगा। इसको चेंज पसंद ही नहीं है। अगर आप जब जरा से बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये घटाएगा अगर आप जरा से घटाने की कोशिश करोगे तो ये बढ़ाएगा, ठीक है। तो चेंज इसको नहीं पसंद है। ये एक एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल समझेंगे तब आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। अब मान लेता हूं, देखो इसी एग्जांपल के अंदर मैं क्या करता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं बाहर के डायरेक्शन में ले लेता हूं, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ पड़ेगा, ठीक है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये जो है आप लूप से मतलब आपकी तरफ आ रही है। डॉट मतलब बाहर की तरफ होता है ना, तो मैं डॉट से बाहर की तरफ बता रहा हूं, ठीक है। अब फिर से अब मैं बोल रहा हूं यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीजिंग है, ठीक है। अभी मैं बोल दे रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, चलो इस बार बोल देता हूं डिक्रीजिंग है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स यहाँ पर डिक्रीज करेगा। मतलब क्या है कि फ्लक्स में चेंज आया, और फ्लक्स में जब जब चेंज आता है, अच्छा ऐसा मत समझना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है इसलिए यहाँ पे ईएमएफ कम बनेगा। भाई ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भूल जाना। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो जब जब फ्लक्स में चेंज होता है तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड पहले इंक्रीज कर रहा था इसलिए ईएमएफ इंक्रीज होगा, नहीं, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो यहां पर ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड। अब करंट इंड्यूस हो चुका है इसके अंदर, तो हमको अब करंट का डायरेक्शन निकालना है। तो इसका लॉ स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो भी हो रहा है उसको अपोज करो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो नाउ इंड्यूस्ड करंट will try to increase the magnetic field. Induced current will try to increase the magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कैसे करेगा वो? तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जो है इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, तो जो है मैग्नेटिक फील्ड को जो है इंक्रीज कर देगा, ठीक है। डिक्रीज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन, इंक्रीज करने के लिए सेम डायरेक्शन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहता है तो क्या करेगा, इंड्यूस करंट को कुछ ऐसे बनाएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग बाहर की तरफ है, तो हम चाहते हैं हमारा जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी बाहर की तरफ आए। तो देखो हमको बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमारा फिंगर कहाँ कर्ल हो रहा है, हमारा फिंगर कर्ल हो रहा है इस तरफ। तो ये है हमारा करंट का डायरेक्शन, जो कि इस केस में भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। हर बार जरूरी नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज आए, क्लॉकवाइज भी आ सकता है, लेकिन इस फेज में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही थी तो हमको मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना था। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से बाहर की तरफ थी, तो इंक्रीज करने के लिए हम जो इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको भी उसी डायरेक्शन में लाने के लिए हमने इस तरह से थंब करा, और ये है हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो इसको आपको करना है, जो भी हो रहा है उसको अपोज करो। डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करो, इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करो। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप उसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकालोगे, ठीक है। इसी हिसाब से आप समझ रहे हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि आपको और अच्छे से क्लियर हो। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। अब आप 1 बाय 1 सारे एग्जांपल नोट करते जाओ, ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, बिकॉज इसके डायरेक्शन के बेस्ड पे जे मेंस और जे एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जितने एग्जांपल लिखा हो सारे नोट करते जाओ। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। हमको किसी भी तरह से फ्लक्स चेंज करना है, तो फ्लक्स चेंज करने के बहुत तरीके हैं, तो वही एक एक तरीका हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं कर रही है। क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन इस बार क्या कर रहा हूँ कि मैं कॉइल को जस्ट बाहर इस तरफ यहाँ पर बना रहा हूँ, ये कॉइल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉइल को अंदर की तरफ जस्ट मूव कर रहा हूँ, ठीक है। कॉइल में अंदर की तरफ कॉइल को मैं जस्ट मूव कर रहा हूँ। अभी कॉइल जस्ट बाहर है, सरफेस के जस्ट बाहर है। अब t = 0 पर मैं कॉइल को सरफेस के अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे कॉइल अंदर की तरफ मूव करेगा।
देखो अभी कॉइल के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, तो जैसे कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करेगा, धीरे धीरे कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी ना, कुछ इस समय आएगा जब कॉइल यहाँ पहुंचेगा तो एक, और यहाँ पहुंचेगा तो और ज़्यादा हो जाएगी, पूरा अंदर पहुंच जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। मतलब इसमें हम क्या समझ रहे हैं इस केस के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो उससे वजह से क्या होगा कि फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हो, फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, ये सब तो आपको पता है। तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है इसलिए हम करंट इंड्यूस होगा। अब करंट इंड्यूस का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड करंट विल डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट विल डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, या तो बोले एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहले से जो है, पहले से मैग्नेटिक फील्ड ये थी, इसको हमको डिक्रीज करना है। ठीक है, डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ आए। इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आए, तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तभी तो इसको डिक्रीज कर पाएगा। इंक्रीज के डिक्रीज करना है हमको, डिक्रीज करने के लिए हम जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो फिंगर कॉल कर रहा हूँ और हम बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये होगा I इक्वल टू, ये I का डायरेक्शन है जो कि यहाँ पे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और बाई चांस यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती, मतलब डॉट से रिप्रेजेंट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड, तब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन आता है वो एंटी क्लॉकवाइज आता, क्योंकि हमको अपोज करना है ना। अपोज करने के लिए यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन आता है वो क्लॉकवाइज होता है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही होती तो इस तरह से भी एग्जाम्पल। अब देखो इसको नोट कर लिए ना। अब इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखो अब क्या होगा कि देखो धीरे धीरे कॉइल इसके अंदर एंटर किया तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने लगी कॉइल में, लेकिन एक ऐसा समय आएगा ना जब कॉइल पूरा का पूरा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, कॉइल जो है पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। तो अब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा ना, तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा है। आप समझो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे कोई भी जगह पे रहेगा उसके अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम ही रहेंगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं चेंज कर रहा है, ना एरिया चेंज कर रहा है, ना थीटा चेंज कर रहा है। इसलिए वजह से यहाँ पर जो अंदर की तरफ इंड्यूस करंट है वो जीरो बनेगा। ठीक है, फिर से मेरी बात सुन लो, जब अंदर एंटर कर रहा था तब तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही थी, लेकिन एक बार जब पूरा का पूरा अंदर एंटर कर जाएगा तब तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं करेंगी ना। अभी क्या है, देखो जीरो थी, जैसे अंदर जाएगा 1 होंगी, 2 होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी, लेकिन जब पूरा अंदर एंटर कर गया, मान लो 20 है, तो यहाँ पर पूरा जगह मूव करेगा तो अंदर नेट 20 ही रहेगा अंदर, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं करेंगी। हमको चेंज चाहिए, चेंज तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अंदर जो नेट करंट है इंड्यूस्ड करंट वो जीरो। लेकिन ये बात सुनो, अंदर तो नेट करंट जीरो रहेगा, लेकिन जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पे पहुंच गया, अब जैसे ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, है ना, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देखो समझो, इसी केस को मैं ड्रॉ करता हूँ। अंदर के केस में समझ गए कि इंड्यूस करंट जीरो होगा। ठीक है, अंदर के केस में इंड्यूस करंट जीरो होगा, इसको आप नोट कर लो इसी एग्जांपल को। और अब यहाँ से जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो अब क्या होगा कि जब ये बाहर यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था इस वाले केस में, क्योंकि अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन ये बाहर की तरफ एंटर करेगा ना तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी, तो इस केस में बताओ मेरे को करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ और करंट इंड्यूस होंगे। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा,
जो भी हो रहा है उसको अपोज करो। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ बनाएंगे कि इंड्यूस करंट के जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करे। तो इंड्यूस करंट will increase the existing magnetic field, increase the existing magnetic फील्ड। एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट बनाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ है, तो हम चाहते हैं करंट जो है अंदर की तरफ बने। तो इस बार मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ। तो इस बार मेरा फिंगर इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन होगा जो कि होगा क्लॉकवाइज। देख रहे हो, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। खाली एक कॉइल यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर गया, करंट का डायरेक्शन ही चेंज कर गया। लेकिन फिर से कॉइल जब पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा तो फिर से इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा। हमको चेंज वर्ड में फोकस करो, हमको चेंज चाहिए भाई, इसको चेंज चाहिए। चेंज होगा तभी यहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस होगा, ठीक है। और उसी चेंज को अपोज करने के लिए यहाँ पर लेंस लॉ आ गया है। चेंज होगा तो अपोज करेगा, और चेंज होगा नहीं तो करंट ही नहीं इंड्यूस होगा, ठीक है। तो चेंज होना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है कम है उससे फ़र्क नहीं है, चेंज कितना हो रहा है उससे फ़र्क है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बात अपने मन में बसा लो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी ज़्यादा है कितनी कम है उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। कितना रैपिडली कितना रेट से चेंज कर रहा है उससे हमको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो ये थर्ड एग्जाम्पल था। अब ऐसे लाइन बाय लाइन आप एग्जाम्पल नोट करते जाओ। अब फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं कुछ दूसरे वैरायटी का। हमको तो फ्लक्स चेंज करना है किसी भी तरीके से। तो नेक्स्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ले लेता हूँ, ठीक है। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपने निकालना सीखा ही होगा। मान लो यहाँ पर इनफाइनाइट वायर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है आपको पता होगा, μ0/2π × I/A, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो करंट है ये इंक्रीजिंग है। यहाँ पर ये जो करंट है मैं बोल रहा हूँ कि इंक्रीजिंग है, मतलब समय के साथ करंट इंक्रीज कर रहा है। पहले करंट मान लो 1 एम्पियर होगा, फिर 2 एम्पियर, इस तरह से करंट समय के साथ इंक्रीज कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉइल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉइल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा कि नहीं, अगर होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा कि नहीं। तो देखो ध्यान से, ये करंट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो करंट कैरिंग कॉइल की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने आता ही है कि थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर जहाँ पॉइंट करे वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर जहाँ पॉइंट करे वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रही है इनसाइड की तरफ, तो इस वायर की वजह से इस कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड रीजन में है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया हमको, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस करंट होगा कि नहीं, तो होगा, बिकॉज यहाँ पर करंट इंक्रीज कर रहा है ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे करंट है, क्योंकि डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, ये डिस्टेंस ए अभी सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर समय करंट जो है समय के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जो है समय के साथ इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है, समय के साथ इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा तो यहाँ पर इंड्यूस करंट होगा। तो यहाँ पर वो सब नहीं लिखता हूँ मैं, वो तो आपको पता ही चल गया। तो इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, जो हो रहा है उसका अपोज करो, डिक्रीज द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, ठीक है। तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की डायरेक्शन में, तो हमको उसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा बनाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ बन जाए, अंदर को अपोज करो तो बाहर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पर देखो करंट का डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, करंट का डायरेक्शन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से करंट का डायरेक्शन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, समझे।
हमको जो भी हो रहा है उसको अपोज करना है। यहाँ पर देखो करंट, इसके वजह से करंट यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, तो करंट इंड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही थी, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको डिक्रीज करना था, तो हमने यहाँ पर बाहर की तरफ बनाया। ठीक है, इसी केस के अंदर अगर मान लेते हैं, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, नेक्स्ट इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो अब मैं मानता हूँ कि इस तरफ है, मान लो ये मेरा करंट है, मैं बोल रहा हूँ कि करंट जो है डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्या है करंट? डिक्रीजिंग, मतलब करंट जो है समय के साथ डिक्रीज कर रहा है। और इस बार कॉइल में इस तरफ ड्रॉ करता हूँ, ये है मेरा कॉइल। अच्छा जरूरी नहीं सर्कुलर कॉइल हो, कोई भी कॉइल, हमको क्लोज कॉइल चाहिए बस, जिससे करंट इंड्यूस हो जाए। क्लोज कॉइल नहीं होगा तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही, लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोज कॉइल हमने बनाया है। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी? बाहर की तरफ आएगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है? बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर की तरफ बना लिया, और यहाँ पर करंट डिक्रीज कर रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो यहाँ पे करंट डिक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स, मतलब जो है फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ का जो ऐसा डायरेक्शन आएगा जो कि बिकॉज यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो इंड्यूस करंट विल ट्राई टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। इंक्रीज जो हो रहा है उसको अपोज करो, डिक्रीज तो इंक्रीज द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। इंक्रीज करना हो तो उसके डायरेक्शन में लगा दो मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन में कैसे लगाएंगे हम? यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो हम चाहते हैं हम ऐसा करंट ड्रॉ करें जिसकी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो भी बाहर की तरफ आए। तो यहाँ पे देखो करंट जो है हम बाहर की तरफ चाहते हैं, तो करंट जो है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये वाला। ये मेरा करंट का डायरेक्शन जो कि है एंटी क्लॉकवाइज। और मान लो यही कॉइल में इस तरफ ड्रॉ करता, अगर मैं मान लो कॉइल इस तरफ ड्रॉ करता, तो इस कॉइल में क्या होता? देखो करंट का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है ना, तो हम चाहते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को वो सपोर्ट करे, मतलब इंक्रीज करे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हमको अंदर की तरफ इंक्रीज करना है, तो हम चाहते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आए। तो अंदर की तरफ आने के लिए हमारा फिंगर का क्लॉकवाइज, मतलब हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये आई जो है मेरा क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि आई जब क्लॉकवाइज बन जाएगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ बनेगी। देखो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पर उसको हमने इंक्रीज कर दिया। तो देखो सेम केस में यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल में डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जितने एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आप उसको लाइन बाय लाइन नोट करते जाओ, सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल। यहाँ पर फिर से एक करंट कैरिंग कॉइल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इस बार मैं बोल रहा हूँ कि करंट जो है कांस्टेंट है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि करंट इंक्रीज नहीं कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, करंट कांस्टेंट है, मतलब कॉन्स्टेंटली जो है मूव कर रहा है, जितना है उतना ही है। अब मैं यहाँ पर एक कॉइल ड्रॉ करता हूँ और इस कॉइल को मैं इस तरफ मैं v वेलोसिटी दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो कॉइल का डिस्टेंस d है यहाँ से। अब इस कॉइल को मैंने इस तरफ v वेलोसिटी दे दिया। तो पहला क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे करंट कांस्टेंट है तो क्या यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा? और दूसरा क्वेश्चन, अगर बनेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखो ध्यान से, करंट कांस्टेंट है लेकिन ये कॉइल जो है इस तरफ मूव कर रहा है ना, ये कॉइल जो है इस तरफ मूव कर रहा है, तो क्या है? देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? μ0/2π इंटू I/a। इस बार I तो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस।
1/a, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बिकॉज कॉइल यहाँ पर मूव कर रहा है तो धीरे धीरे कॉइल यहाँ पर मूव कर रहा है, डिस्टेंस जो है इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि ए जो है इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज करेगी। भाई अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर डिक्रीज करेगी कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अंदर की तरफ ही है, डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है। कैसे? थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। देखो डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन बिकॉज कॉइल यहाँ पर मूव कर रहा है इस तरह से, तो जो है मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ डिक्रीज करेगी। तो हमको क्या करना है फिर? तो इंड्यूस करंट will try to increase the magnetic field, increase the existing magnetic field, तो जो भी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस करंट ट्राई करेगा कि इसको इंक्रीज करे। इंक्रीज करने के लिए हमको उसका डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ चाहते हैं हम, तो फिंगर कहाँ कॉल करेंगे? फिंगर आएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा। इस तरह से आपको डायरेक्शन निकालना होता है, ठीक है। इस तरह से आपको डायरेक्शन निकालना होता है। ओके, एक इसके अंदर दूसरा एक केस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको हटा दें। उसके बाद हम दूसरे वैरायटी का वो मैग्नेट और कॉइल वाला एग्जांपल लेते हैं। इसका एक लास्ट केस कर लेते हैं हम। उसमें क्या है कि देखो मैं यहाँ पे फिर से करंट कैरिंग कॉइल ले रहा हूँ और इस बार क्वेश्चन आपसे है कि आपको ट्राई करना है क्वेश्चन। अब मान लो यहाँ पर एक कॉइल ले रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ये करंट जो है कांस्टेंट है, करंट चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, करंट कांस्टेंट है। अब फिर से यहाँ पर मैं कॉइल ड्रॉ कर रहा हूँ और इस कॉइल को मैं इस तरह से v वेलोसिटी दे रहा हूँ, ठीक है। कॉइल को मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ इसकी पैरेलली, और ये डिस्टेंस d है, मान लो डिस्टेंस a है। चलो तो अब बताओ इसके अंदर इंड्यूस करंट बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इंड्यूस करंट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो देखो हमको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है कि होता है μ0/2π इंटू I/a फॉर इनफाइनाइट करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर ना ही करंट चेंज कर रहा है और ना ही डिस्टेंस चेंज कर रहा है। भाई कॉइल को ऐसे मूव करोगे ये डिस्टेंस थोड़ी चेंज करेगा कॉइल का। ऐसे मूव कर रहे थे तो डिस्टेंस चेंज कर रहा था, लेकिन ऐसे मूव करोगे तो डिस्टेंस थोड़ी चेंज करेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आई और ये दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं कर रहा है, तो हमको चेंज चाहिए, चेंज हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो 0 बनेगा, नो इंड्यूस्ड करंट। इसके अंदर कोई करंट नहीं बनेगा। भले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, भले मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेकिन वो चेंज नहीं कर रही है ना, क्योंकि हम कॉइल को पैरेलली मूव कर रहे हैं, तो कोई करंट यहाँ पर नहीं बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। भाई कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, ना ही करंट, ना ही डिस्टेंस, ना ही कुछ नहीं चेंज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इंड्यूस करंट जो है वो 0 है। अब हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट और कॉइल का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम इसी तरह से ट्राई करके कोशिश करते हैं। देखो मान लो हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल है जो कि इस तरह से रखा हुआ है। आपको समझाएं तो ये जो पार्ट है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये पार्ट जो है अंदर की तरफ है। आपको समझ में आ रहा है ना, कॉइल कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको बनाना चाहूँ तो ये जो पार्ट है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये जो पार्ट है डॉटेड वाला ये पीछे की तरफ है। इमेजिन करो इस तरह से कुछ रखा हुआ है कॉइल। देखो एग्जांपल दिखाता हूँ, इस तरह से कुछ कॉइल इस तरह से रखा हुआ है। ये जो पार्ट है ना ये बाहर की तरफ वाला है, और ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मैग्नेट लेके आता हूँ, ये नॉर्थ ये साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इस तरह से टर्मिनेट करती है, ठीक है। तो मैग्नेट, तो मैं मैग्नेट को जो है कॉइल के नज़दीक लेके आ रहा हूँ। मैग्नेट को मैं कॉइल के नज़दीक इस तरह से मूव कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा बताओ। मान लो मैग्नेट पहले थोड़ा दूर है, अब मैग्नेट को मैं कॉइल की इंक्रीज कर रहा हूँ,
तो अगर आप मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लाओगे तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, ये होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है मेरा बी एग्जिस्टिंग, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है क्योंकि कॉइल जो है मैग्नेट के पास आ रहा है, कॉइल अगर मैग्नेट के पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। तो हम चाहते हैं कॉइल के अंदर करंट कुछ इस तरह से बने, हम चाहते हैं कॉइल के अंदर करंट कुछ इस तरह से बने कि वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। भाई इंक्रीज कर रही है, हमको तो डिक्रीज करना है ना, लेंस लॉ क्या कहता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो उसको अपोज करो। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट will try to इंक्रीज, ये लिखा था यहाँ पर डिक्रीज लिखो, डिक्रीज द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करना है हमको, तो इंड्यूस करंट विल ट्राई टू डिक्रीज द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, इस तरफ है, तो हम चाहते हैं करंट कुछ इस तरह से बने कि वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करें। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो हम चाहते हैं कि करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बने तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करें। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन देखो, आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो मेरा लूप है और मान लो मैग्नेट इसके पास आ रहा है, मैग्नेट पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। तो हमको डिक्रीज करना है, मतलब हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनाना है। देखो हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर मैं करंट का डायरेक्शन इस तरह से लूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगी ना, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ गई और इस तरफ आ गई, देखो इसके एग्जिस्टिंग डायरेक्शन के अपोजिट आ गई, तभी तो डिक्रीज होगा। हमको डिक्रीज करना है ना, तो हमको इसके अपोजिट बनाना है, तो देखो इसके अपोजिट बन गई। तो यहाँ पर बाहर की तरफ कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, समझ रहे हो, इस तरह से। तो समझे कि नहीं, देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आ रही है। अब देखो अगर मान लो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो कि मैग्नेट के साइड में है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो कि यहाँ से देख रहा है, ठीक है, ये क्या है मेरा ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि यहाँ पर करंट के कौन सा डायरेक्शन मूव कर रहा है। देखो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है वो देख रहा है इसको, तो उसको क्या दिखेगा, करंट कैसे मूव कर रहा है, करंट कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, करंट कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मैग्नेट के साइड में जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको क्या लग रहा है कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। तो ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है कि इसको क्या दिख रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होगा ना, ये मेरा ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो बताओ इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, इसको तो दिख रहा है हाँ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसको तो दिख रहा है कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करंट बन रहा है। लेकिन इसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा कि क्लॉकवाइज करंट है। देखो इसमें ही समझाता हूँ आपको, फिर से फील कराता हूँ आपको। देखो इसको क्या दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट है, लेकिन यही एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखो यही एंटी क्लॉकवाइज करंट, यही सेम करंट मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, देखो इस तरह से ना, ये देखो, तो इस तरह से करंट मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि करंट जो है क्लॉकवाइज है, करंट जो है क्लॉकवाइज है। देखो करंट जो है क्लॉकवाइज है ना, इसी ऑब्जर्वर को यहाँ से दिखेगा कि करंट क्लॉकवाइज है। इसको दिख रहा है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ से देखूंगा तो करंट क्लॉकवाइज दिखेगा और यहाँ से देखूंगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ये बात समझ लेना। तो इस ऑब्जर्वर को करंट दिखेगा क्लॉकवाइज। तो ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर इसको कहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल में नहीं समझ पड़ेगा, एक दो एग्जांपल और करेंगे तभी आपको इसको क्लियर होगा एग्जैक्टली अच्छे से। अच्छा दूसरी बात क्या है कि इसको करने का दूसरा तरीका क्या है पता है। एक तरीका ये तो है ही कि मैग्नेटिक फील्ड को देखो कहाँ आ रहा है उसका डायरेक्शन और उस डायरेक्शन को अपोज करो। तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, तो हम चाहते हैं हमारा कि इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बने उसका अपोजिट बने, तो हमने इस तरह से इसका डायरेक्शन निकाला कि जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है अपोजिट बन जाए, ठीक है। ओके एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज बने इस तरह से। यहाँ से देखोगे तो देखो क्लॉकवाइज दिख रही है, लेकिन अगर यहाँ से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। ओके।
तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है पता है? देखो ध्यान से कि मैग्नेट जो है पास आ रहा है, मैग्नेट जो है पास आ रहा है, तो लेंज लॉ क्या कहता है कि अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो उसको हमको क्या करना है कि जो भी कॉज हो रहा है उसको अपोज करो। तो यहाँ पे कॉज क्या है कि मैग्नेट का पास आना, मैग्नेट का पास आना एक कॉज है ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सेट कर दो कि मैग्नेट जो है रिपेल हो जाए। हम मैग्नेट को दूर भेजना चाहते हैं, मैग्नेट जो है पास आ रहा है तो मैग्नेट को दूर भेजो। तो मान लो इस तरह से मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, तो उसके सामने कुछ इस तरह से मैग्नेट बन जाए। अगर यहाँ पर भी नॉर्थ लगा दूंगा तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल बन जाए, बिकॉज करंट कैरिंग कॉइल क्या डाइपोल की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पर अगर नॉर्थ है हमको इसको दूर भेजना है ना, तो यहाँ पर हमको किसी तरह से नॉर्थ बनाना पड़ेगा। मतलब करंट कैरिंग कॉइल यहाँ पर इस जगह पर नॉर्थ बनेगा और ये जगह हमारा साउथ बनेगा, ठीक है, तभी ये एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। जैसे मान लो इसके एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर इस तरफ जो है नॉर्थ बन जाएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन बन जाएगा साउथ बन जाएगा। इसके इस पोल पे नॉर्थ बन जाएगा, इस पोल पे साउथ बन जाएगा, तभी जो है मैग्नेट देखो नॉर्थ नॉर्थ क्या है रिपेल करेगा और मैग्नेट जो है दूर भागेगा। बाई चांस अगर मैग्नेट दूर जा रहा होता तो मैग्नेट को पास लाना होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर साउथ बनाते हैं। तो ध्यान रखना इस पोल पे नॉर्थ आ जाएगा, इस पोल पे साउथ आ जाएगा, ठीक है। कभी कभार ये पोल पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, तो उसका भी आप क्वेश्चन इसी तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको यहाँ से रफ करके एक और क्वेश्चन लेके आपको फिर से मैं क्लियर कराता हूँ। अब मान लेता हूँ यहाँ पर मैं इस तरह से कुछ फिगर ड्रॉ करता हूँ। मतलब कुछ इस तरह से है कि कॉइल जो है इस प्लेन में, ठीक है, इस तरह से एक कॉइल रखा हुआ है और मैं यहाँ से एक मैग्नेट लेके आ रहा हूँ। मान लेते हैं चलो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। मैग्नेट को मैं नज़दीक लेके आ रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से। थोड़ा छोटा बना दूँ इसको। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में टर्मिनेट कर जाएंगी। मतलब सबसे पहले जो ड्रॉ कर दो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये है मेरा बी एग्जिस्टिंग, कि नॉर्थ से निकल रही है ना, तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, आपने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हम मैग्नेट को देखो कॉइल के नज़दीक लेके जा रहे हैं, हम मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेट को आप कॉइल के नज़दीक लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। भाई मैग्नेट को अगर कॉइल के नज़दीक लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, ठीक है, इतना हमको पता चल गया। तो हमको इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरह से बनाना है कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे। नाउ इंड्यूस्ड करंट induced current will try to decrease। इंड्यूस करंट क्या करेगा? एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो इंड्यूस करंट विल ट्राई टू डिक्रीज द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब डिक्रीज करने का तरीका क्या है कि अब एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बने, तो नीचे की तरफ बनेंगे तो करंट किस तरह से बनेगा? करंट जो है इस तरह से बनेगा तभी जो है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी ना, तभी जो है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी। एग्जांपल देखो फिर से, अगर हमको करंट जो है कुछ इस तरह से बनाना है, देखो इसमें एग्जांपल में उल्टा हो रहा है, हाँ चलो ओके, तो हाँ ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बन रही है, हमको नीचे की तरफ बनाना है, इसमें मैं डायरेक्शन अलग ले लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बनाना है, तो इसके देखो यहाँ पे थंब नीचे पॉइंट कर रहा है, तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा आई। तो अगर ऊपर की तरफ, मतलब मैग्नेट के साइड वाले से ऑब्जर्वर से देखोगे, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है इसको ऊपर की तरफ से, तो इसको क्या दिखेगा? करंट किस तरह से मूव कर रही है। देखो करंट को एंटी, देखो यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? करंट किस तरह से मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर को दिखेगा कि करंट जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में लेके जाएं तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ पे जो है करंट को मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ,
तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि करंट जो है कहाँ की तरफ जा रहा है, थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ऊपर वाले ऑब्जर्वर को करंट जो है क्लॉकवाइज है, तो इस वाले ऑब्जर्वर को दिखेगा कि करंट जो है आई इज क्लॉकवाइज। तो आप क्वेश्चन में देख लेना कि आपको किस तरफ से पूछा है। इसको क्लॉकवाइज देखेगा, लेकिन उसी करंट को अगर हम नीचे से देखेंगे ना, उसी करंट को अगर हम नीचे से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। उसी करंट को नीचे से देखेंगे हम तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ये बात ध्यान रखना। नीचे से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, देखो नीचे से देखो, नीचे से देखो, इसी करंट को देखो ऊपर से, इसको नीचे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूसरा तरीका क्या है, पोल कौन सा बनेगा यहाँ पे, पोल अब मैग्नेट नज़दीक आ रहा है तो हमको मैग्नेट को दूर भेजना है, मैग्नेट नज़दीक आ रहा है तो हमको मैग्नेट को दूर भेजना है। तो साउथ के सामने क्या बना दो, साउथ, साउथ साउथ क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ साउथ क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मैग्नेट जो है दूर भाग जाएगा। अगर मैग्नेट दूर जा रहा होता ना तब यहाँ पे साउथ के आगे नॉर्थ बनाते, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते, तब मैग्नेट के नज़दीक आता। इस तरह से यहाँ पे पोल डिफाइन करना है, यहाँ पे साउथ बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, ठीक है। तो इसके बेस पे एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर इसको हम एंड करते हैं। तो एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं इसके बेस पे, एक कॉइल और मैग्नेट वाला। इसको आप खुद बताओ मेरे को। मान लो यहाँ से एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, ये है मेरा साउथ और ये है मेरा नॉर्थ, और मैग्नेट जो है इसके दूर जा रहा है, ठीक है, इससे दूर जा रहा है। तो आपको पहले बताना है कि यहाँ पे पोल कौन सा बनेगा और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आपको खुद से बताना है। देखो तो कैसे, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से, ठीक है। तो अब एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, देखो नॉर्थ की तरफ। तो ये मेरा बी एग्जिस्टिंग, पहले इसको अब बना देने का, सबसे पहले इसको बना दो अब कि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ है। अब दूसरी बात कि मैग्नेट जो है कॉइल से दूर जा रहा है, तो मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस केस में डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है। तो अब हम क्या चाहते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो हम चाहते हैं इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से हो कि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे, मतलब इंक्रीज करे। तो नाउ इंड्यूस्ड करंट will try to increase the existing magnetic field, तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इस तरफ है, तो उसी तरफ हम चाहते हैं कि हमारा जो है करंट आए, मतलब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आए। तो हमको जो है इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इंड्यूस करंट कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इंड्यूस करंट कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो हमारा पीछे का प्लेन है ये, तो इंड्यूस करंट हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह से बने, तो जो कुछ है इस तरह से बनेगा, ठीक है। समझ पड़ा, तभी तो जो है एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा। इंड्यूस करंट देखो इस तरह से बना, तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन में आ गया, इंड्यूस करंट वाले के। तो इस अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है इसको क्या दिखेगा बताओ, यहाँ से देखो करंट को जिस तरह से आ रहा है, तो यहाँ से जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा बताओ। अगर मैग्नेटिक फील्ड उस तरह से आ रहा है तो यहाँ से जो ऑब्जर्वर है उसको जो है करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो यहाँ पर करंट जो है बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हमको बी एग्जिस्टिंग को सपोर्ट करना था, कि इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरह से बनाया कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, उसको सपोर्ट करने के लिए हम करंट इस तरह से बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन में आ जाए। तो ये था हमारा डायरेक्शन निकालने का तरीका बाय द लेंस लॉ। तो मैग्नीट्यूड हमको बताता है फैराडेस लॉ और डायरेक्शन बताता है हमको लेंस लॉ। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के बेस पे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके लिए हम PYQ सेशंस पूरा लेने वाले हैं। तो होप सो आपका लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। अगर समझ पड़ा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।